is the chromosome number. This is the one chromosome and this is the another chromosome, but these two chromosomes are non-homologous chromosome. Okay, मैंने एक का साइज छोटा बनाया है, एक का साइज बड़ा बनाया है, ठीक है, तो नॉन होमोलोगस ही हुए, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ का कोई जीन इधर से कट हुआ और वो जीन इधर जाके बैठ गया, ठीक है, समझ गए। What is translocation? Separation of a chromosome segment and its union to its non-homologous chromosome. यहाँ से कट हो रहा है और यहाँ पे जाके दूसरे अपने non-homologous chromosome के साथ यूनियन करेगा, तो that type of aberration, interchromosomal aberration, is called translocation. That is called ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मीन्स अपनी लोकेशन को, लोकेशन मतलब यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांसलोकेशन मतलब अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। एक से अगर कटेगा तभी दूसरे पे जाके ज्वाइन करेगा वो जी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ए बी सी ये होमोलोगस ही है ना, तो इनमें कैपिटल एलील्स दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल चलो छोड़ दो इसको अभी के लिए। अब ये समझिए कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम ए बी सी डी कैपिटल फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसके सामने जो दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी एलील को स्मॉल में लिखा हुआ है, लिखा है ना कि नहीं लिखा है, और साइज में भी छोटा बनाया हुआ है कि नहीं बेटा। ये नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है, नॉर्मल बनाया है ना। अब बताएं कुछ चेंज हुआ, हुआ ना। EF यहाँ से निकला और इसका EF स्मॉल वाला इन्होंने अपनी लोकेशन इंटरचेंज करी कि नहीं की। इस रीजन पे आप देख रहे हो, और नॉन होमोलोगस दिख रहा है ना, एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम, और उनकी एलील्स अलग। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है। जो एक सीक्वेंस लीनियर फॉर्म में जीन्स की डी कैपिटल ई कैपिटल एफ था, यहाँ पे तीन, दो नहीं तीन एलील्स जो हैं वो इस क्रोमोसोम से निकली और मतलब सेपरेट हुई और अपने होमोलोगस पे आके यूनियन कर लिया उसने, और यहाँ से ये निकला और वो दूसरे अपने नॉन होमोलोगस के साथ यूनियन, मतलब प्लेस चेंज हुआ दोनों के बीच में, इंटरचेंज किया ना इन्होंने। तो दिस टाइप ऑफ इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? Yes. ओके। जो ट्रांसलोकेशन है, दैट ट्रांसलोकेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज द सिंपल एंड सेकंड वन इज द रेसिप्रोकल। सिंपल और रेसिप्रोकल क्या होती है? देखो सिंपल में क्या था कि यहाँ से मान लो कि कोई जीन निकला और इसके साथ यूनियन कर लिया, तो यहाँ पे जीन कोई भी नहीं आएगी, इसकी जीन यहाँ पे शिफ्ट कर जाती हैं, तो यहाँ पे वो अपने लिए प्लेस बना देंगी, तो ये कुछ सीक्वेंस बन जाएगी, स्मॉल बी सी डी कैपिटल ई एफ स्मॉल ई एफ जी बन जाएगी, ठीक है। बट अगर इंटरचेंज हो रहा है कि कैपिटल ई एफ जो है वो उसके प्लेस पे चली जा रही है और स्मॉल ई एफ जी जो है वो अपने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आ जा रही है, ठीक है, एक हाथ लिया एक हाथ दिया वैसा वाला है, तो दैट इज द रेसिप्रोकल। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से कुछ जीन्स जो है वो अपने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आके जब यूनियन करेंगी तो उनका जो कोडिंग और एक्सप्रेशन रहेगा वो डिफर करेगा, और जब कोडिंग और एक्सप्रेशन डिफर करेगा तो बेटा क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म में भी रोल अलग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म में भी अलग रोल हो जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन में एग्जाम्पल आता है माइलोजीनस, MYELOGENOUS, माइलोजीनस leukemia, that is the example of the translocation, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर
सॉरी 22, नॉट द 6, क्रोमोसोम नंबर 22, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 9। देखो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 वो एक दूसरे के नॉन होमोलोगस ही तो हुए। तो इस क्रोमोसोम से कोई जीन उठी, सेपरेट हुई और क्रोमोसोम 9 पे जाके कनेक्ट जुड़ गई। वही उल्टा भी रखो, 9 की कोई जीन सेपरेट हुई और 22 पे वो प्लेस ले लिया जहां से जीन सेपरेट हुई थी। तो अगर इस तरह की चेंजेस हो रही हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जिसमें एग्जांपल मैंने बताया माइलोजीनस ल्यूकेमिया, एक ट्रांसलोकेशन का के कारण से म्यूटेशन आई है। ये एक डिसऑर्डर है, दैट डिसऑर्डर इज ड्यू टू द इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes. Okay. One more example in the translocation, that is the Down syndrome, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इज व्हाट? क्रोमोसोम तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वही है, ठीक है, म्यूटेशन है। यहाँ पे हम जीन लेवल पे करेंगे। Gene mutation is the change in expression of a gene which is caused by the change in number, sequence and the types of nucleotide. DNA किससे बना है? प्रियांशी शर्मा। DNA is made up of and what are the components of nucleotide, Pratiksha? Ma'am, adenine, thymine, cytosine, uracil, and guanine. Okay, Vasudha. 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 Rupali. Shaina. Yes, ma'am. प्रतीक्षा ने जो बताया वो सही बताया? Ma'am, nucleotide. Yes. What are the different components of the nucleotides? Nucleotides are made up of Divesh. Yes, ma'am. Nucleotides are made up of Ma'am, nitrogenous bases. correct. Second, And ma'am, some kind of proteins. no. प्रोटीन तो प्रोडक्ट होगा जीन का। यस डिबू। Ma'am, nitrogenous base, pentose sugar, and the phosphate group. Correct. How many types of nitrogenous bases present in the DNA? Ma'am, RNA and DNA. How many different types of nitrogenous bases present in DNA? Ruchika, Yes, ma'am. how many different types of nitrogenous bases present in DNA? Ma'am, 5 types. In Ma'am, DNA, in DNA, four. name them. Ma'am, in DNA, thymine, cytosine, adenine, and guanine. And which one is replaced by uracil in case of RNA? Yes, ma'am. RNA के केस में कौन सा नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस होता है? Ma'am, thymine by uracil. यस करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रतीक्षा ने मेरे को सिर्फ ये बताया थाइमिन, साइटोसिन। पेंटोज शुगर भी दो तरह के होते हैं, वन इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड अदर वन इज द राइबोज शुगर। ड्यू टू द डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए, ओके, which we are discussed in the next chapter, okay. And the pentose sugar, no, phosphate group की भी एडिशन होती है, इसमें तीन जैसे
ATP है, AMP है, ADP है, वो हम डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी कर भी चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इन +1 क्लास। तो न्यूक्लियोटाइड्स इन तीनों चीजों से बने, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स कोड कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द डीएनए एंड डीएनए सेगमेंट को जीन बोलते हैं एंड जीन कोड्स द प्रोटीन। दिवेश ने बोला कि प्रोटीन से बना है, प्रोटीन तो कोड करेगा जीन, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तभी वो जीन कहलाएगा और जीन तभी कोड कर पाएगा किसी प्रोटीन को, एंजाइम को, ठीक है। क्योंकि डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए चेंज इनटू मैसेंजर आरएनए, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, and after then the messenger RNA change or forms the protein, that is called translation. There are two types of gene mutation here, that is the point mutation. Point मतलब एक ही जगह से कुछ चेंज हो रहा है जीन का, ठीक है। लिखा हुआ है सिंगल बेस पेयर डीएनए का अगर चेंज होता है तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? अगर सिंगल बेस पेयर की बात कर रहे हैं, डीएनए का सिंगल बेस पेयर बोला है ना, तो उसमें आगे पीछे उसके साथ न्यूक्लियो देखो ये है डीएनए के स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे है ए, इसके सामने है टी, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इधर इसके साथ एक तरफ पेंटोज शुगर रहेगा, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो अगर आप खाली नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए न्यूक्लियोटाइड ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो दो चीजों के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो बोला है कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आता है तो दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ओके। नाउ द सेकंड टाइप इज द ग्रॉस म्यूटेशन। अगर चेंज आ रहा है ज्यादा बेस पेयर के बीच में, मान लो कोई 4 या 5 बेस पेयर के बीच में चेंज आ रहा है, उनमें चेंज आ रहा है, तो उसको ग्रॉस म्यूटेशन बोलते हैं। चेंज इन मोर देन वन बेस पेयर, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस म्यूटेशन, ओके। क्लियर हो गया बेटा? अगर एक ही बेस पेयर में चेंज होगा, मान लो मैंने 10 लोगों को एक सीक्वेंस में खड़ा किया, ठीक है, एक लाइन में हाइट के अकॉर्डिंग हर चीज को देखते, ठीक है। मैंने उस रो में से कोई थर्ड या फोर्थ नंबर के बच्चे को वहां से निकाल दिया, ठीक है, और उसकी जगह मैंने किसी और को वहां पे ऐड कर दिया। कौन सी पोजीशन का चेंज किया मैंने? फोर्थ पोजीशन का ना, ठीक है। मैंने फोर्थ पोजीशन के बच्चे को निकाला और किसी और को ऐड कर दिया। सीक्वेंस में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है। पहले जिस लाइन की जो सीक्वेंस थी वहां पे वो अलग तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और जैसे ही मैंने फोर्थ पे एक नए चीज को ऐड किया, यहाँ पे वो नई चीज कौन है? अनदर बेस पेयर को ऐड करूंगी तो वो क्या कर देगा? उस मैनर को चेंज कर देगा, और मैनर चेंज होगा तो जीन का एक्सप्रेशन भी अलग तरह से आएगा, ठीक है। उस म्यूटेशन को पॉइंट बोला। और अगर मैं ज्यादा बेस पेयर को चेंज करती हूँ तो उसको ग्रॉस म्यूटेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, Yes, अब हम बात करते हैं आप लोगों का टॉपिक रहेगा, आप मुझे कल बताएंगे कि ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आती है और एक इंड्यूस म्यूटेशन आती है। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन वैसे तो एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, बट आप लोग मुझे कल बताएंगे कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड व्हाट इज द इंड्यूस म्यूटेशन। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कौन सी म्यूटेशन होती है? जो रेंडमली आ जाती है, नेचुरली आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इंड्यूस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर को इंटेंशनली ऐड कर रहे हो और इंड्यूस कर रहे हो। जबकि मूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंड्यूस म्यूटेशन के थ्रू ड्रोसोफिला में चेंजेस लाए थे, वो भी इंड्यूस म्यूटेशन उन्होंने एक्सरे की हेल्प से की थी, ठीक है। और म्यूटेशन के लिए इंड्यूस म्यूटेशन कोई अगर करवाना चाह रहा है तो उसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर आता है, हाई एनर्जी रेडिएशन आती हैं, सेकेंड केमिकल म्यूटाजेंस में आता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज करेंगे। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ,
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसमें तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो इंटेंशनली मतलब कि अनइंटेंशनली हो रही है, रेंडमली हो रही है, नेचुरली हो रही है, पता नहीं, मतलब जिसका कारण आप समझ सकते हो कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर रहा पर तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, ठीक है। इंड्यूस म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जब किसी इंसान की एक्टिविटीज चल रही होती है म्यूटेशन कॉज करवाने में, तो आप उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी बोल सकते हो, ठीक है। इंड्यूस म्यूटेशन में जो एजेंट्स या म्यूटाजेंस रहेंगे वो फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं और बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में टेम्परेचर और रेडिएशंस आ जाती हैं, केमिकल्स में कई तरह के केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। और बायोलॉजिकल म्यूटेशन में बच्चे जैसे वायरस है, तो वायरस भी म्यूटेशन करवाता है। वायरस भी मशीनरी को, होस्ट सेल की मशीनरी को चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल म्यूटाजन। इज दैट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। पर थोड़ा सा आप लोग और डिटेल में जाएंगे और मुझे कल बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए म्यूटेशन जो है, समटाइम म्यूटेशन आ भी जाती है तो पता भी नहीं चलता, ठीक है। जिसको आप साइलेंट म्यूटेशन बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं देखा जाता है। जब कोई म्यूटेशन आ तो रही है किसी इंडिविजुअल में, बट उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, तो तुम लोग कैसे बता सकते हो कि दैट ऑर्गेनिज्म हैव द सम म्यूटेशन? तो दैट म्यूटेशन occurs in that organism, but that mutation is called silent mutation, ठीक है। उसको बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन समझा दिया आप लोगों को, ग्रॉस म्यूटेशन बता दी मैंने, ठीक है। और म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, ओके। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे। एवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो तुम लोगों को एक काम पहले से असाइन कर देती हूँ कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हुई है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ, प्लॉइडी नहीं बोल सकते, हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर एंड व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग, वो तो आपको पता ही है 46। बट हमारे एंसेस्टर्स में क्या क्रोमोसोम थे और कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हुआ है और उसका क्या काम था उसमें, हमारे एंसेस्टर्स में उस क्रोमोसोम के डिलीट होने से हमें कौन सा फंक्शन अभी नहीं दिखता है और हमारे एंसेस्टर्स में था वो, ठीक है। क्या हम उनके बिना जी सकते हैं? ऑब्वियस है, ये तो रिजल्ट आपको दिख ही रहा है। डिलीट हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कि हम सर्वाइव कर सकते हैं उसके बिना, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चे म्यूटेशन की? वेरिएशंस आती हैं, वेरिएबिलिटी। म्यूटेशन नहीं होंगी तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो हो सकता है कि मोर अडेप्टेड पर्सन बन रहा है, कोई ज्यादा रेजिस्टेंट बन रहा है, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द वेरिएशंस। वेरिएशंस किससे वजह से? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। म्यूटेशन की हेल्प से हम जीन्स को स्टडी कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स में कैसा बिहेव करता था, हमें कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं, ठीक है। समझ गए? म्यूटेशन का नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि एवोल्यूशन ला रहा है। हम सिर्फ अपने को ना देखें, सभी को देखो। कई चीजें इवॉल्व हुई हैं, कई स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, अलग अलग तरह के। अब आप लोग जब अपना वो एवोल्यूशन का चार्ट देखो ना, तो उसमें जुरासिक पीरियड में, ठीक है, मीसोजोइक पीरियड में, डिफरेंट डिफरेंट इरा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने और उनसे इवॉल्व हुए नई टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इससे क्या है, म्यूटेशन ने कई तरह की न्यू स्पीशीज को इवॉल्व किया, ठीक है। और आप देख, एक और चीज है कि म्यूटेशन की वजह से हम कई तरह के मेडिसिनल, कई तरह के ह्यूमन के बेनिफिट देने वाले एनिमल्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। कि मान लो कि मुझे किसी स्नेक के वेनम से बेनिफिट हो रहा है, उससे एक अच्छी मेडिसिन बनाई जा रही है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ, अगर स्टडी करा होगा उसके जीनोम को, तभी आप बता सकते हो ना कि इसमें ये म्यूटेशन हुई और ये म्यूटेशन हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे? एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूटेशन इज वेरी गुड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। एनिमल हस्बेंड्री के लिए ब्रीडिंग करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी है हमारे पास 20 मिनट्स, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, और सेकंड वन इज द
मेंडेलियन डिसऑर्डर। सबसे पहले आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर में दोनों में पहले हम देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन के क्रोमोसोम की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। ओके, the genetic disorder are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes, and these are non-inheritable, ठीक है। नॉन इनहेरिटेबल बोला मैंने, इसका क्या मतलब हुआ? बताएं जरा बच्चे। यस दिवेश। हम इनमें हेरिटेंस नहीं होती है, मतलब ये ट्रांसफर नहीं होते हैं जनरेशन्स में। So that means कि these chromosomes, these abnormal chromosomes are the autosomes or allosomes? एलोसोम। Allosomes. Yes, Ruchika. Ma'am, repeat the question. The genetic disorder. What is the chromosomal disorder? The genetic disorders are caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes, and these are non-inheritable. Okay. Then these chromosomes are the autosomes or the allosomes. मैम, अगर ऑटोजोम्स में भी डिसऑर्डर आते हैं तो मैम वो भी तो मतलब पास ऑन हो सकते हैं। तो फिर मतलब मैम ये वाली लाइन कुछ समझ में नहीं आ रही। यस करेक्ट, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है मैं समझ चुकी हूँ। देखो, अगर वो सोमैटिक सेल्स में चेंजेस हैं, दैट एब्नॉर्मलिटी इन द सोमैटिक सेल्स, ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। बट अगर किसी ऑटोसोम में डिसऑर्डर आया है और वो जर्म सेल्स इन्वॉल्व हैं उसमें, तो ऑब्वियस है पास ऑन होगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो दोनों तरह के पढ़ेंगे, ऑटोसोमल भी पढ़ेंगे, एलोसोमल भी पढ़ेंगे, ठीक है। किसी बच्चे में कोई ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो उसमें वो एबनॉर्मेलिटी उसकी मदर की वजह से आई, क्योंकि मदर ने कई म्यूटाजेंस को, हो सकता है उसमें कोई म्यूटाजेंस के वजह से हुआ, उसकी मदर को खुद को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके फादर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, गेस्टेशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटस, और गेस्टेशन पीरियड में अगर कुछ ऐसे एजेंट्स उसके एक्सपोजर में, फीटस के एक्सपोजर में आते हैं, तो मतलब फीटस को एक्सपोज करते हैं, तो वो फीटस को नॉर्मल बना सकते हैं, नॉर्मल नहीं होगा। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो म्यूटेशन ला सकते हैं। एजिंग फैक्टर भी बताया था कि नहीं बताया था? आपने जब कंजॉइंट ट्विंस की बात करी थी, तो कंजॉइंट ट्विंस के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? एजिंग के साथ साथ जब एज बढ़ती है तो उसमें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है पर एक प्रॉपर सेपरेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस एक नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा अलग बिहेव करेगा, तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते रहते हैं ना बॉडी में, काफी चीजें कम बढ़ती रहती हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो जो भी डिसऑर्डर क्रोमोसोम से रिलेट करेंगे दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नॉन हेरिटेबल भी हो सकते हैं, इनहेरिटेबल भी हो सकते हैं, बट जब मैंने नॉन हेरिटेबल बोला तो मतलब ये पास ऑन नहीं हो रहे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है। ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटी कौन सी एब्नॉर्मलिटी होती है? दैट इज ड्यू टू ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी एंड एब्रेशन। अब मैंने एनुप्लॉइडी बोला, व्हाट इज एनुप्लॉइडी? व्हाट इज एनुप्लॉइडी? इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो ज्यादा भी रह सकता है और कम भी रह सकता है। यानी कि 2n-1 या 2n+1? यस मैम। ओके करेक्ट। तो अगर ऑटोसोम में मैं 2n-1 या फिर 2n+1 करती हूँ, तो मैं यहाँ पे AA प्लस XX, ठीक है, AA प्लस X1, ये नॉर्मल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे AA मतलब बेटा 44,
यहाँ पे भी ए मतलब 44। अगर इसमें कोई क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है, समझ गए, इस वाले 44 में से कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया, 43 रह गया, एलोसोम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा हो गए, 45 हो गए सपोज करिए, और इधर नॉर्मल रहे, इसमें कितने बन जाएंगे, 47 बन जाएंगे, और इसमें कितने बन जाएंगे, 45 बन जाएंगे। इसमें एक ऑटोसोम कम आ रहा है और इसमें एक ऑटोसोम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम ऑटोसोम्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, यानी कि उनमें एनुप्लॉइडी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड दे शो एनुप्लॉइडी। और एनुप्लॉइडी आपको पता है दैट इज या तो हाइपोप्लॉइडी या फिर हाइपरप्लॉइडी। ये था ना, सही बोला, कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बेटा एग्जांपल देखो कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं ऑटोसोमल में। डाउन सिंड्रोम, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसमें एक फादर से आना था क्रोमोसोम 21, एक मदर से आना था, तभी पेयर में बनना था उसमें। पर अगर सेपरेशन नहीं हुई मायोसिस के टाइम, है ना, रिडक्शन डिवीजन जब होती है मायोसिस 1 में, तो वो सेपरेशन नहीं हो पाई या सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, एक तरफ से 2 आ गए और एक तरफ से 1 आ गया। तो इसमें 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, पेयर में होना चाहिए था पर पेयर में नहीं, वो 2n+1 है। समझ रहे हो बेटा, सिम्टम हमने बाद में पढ़ने हैं, मैंने अभी आपको ये बता दी हूँ कि ऑटोसोम में बात कर रहे हैं तो 21 क्रोमोसोम ऑटोसोम ही तो है, और उसमें अगर एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, नॉर्मल 2 आने चाहिए थे, एक फादर से एक मदर से, पर किसी एक की सेपरेशन अगर नॉन डिस्टिंक्शन हुई है, सेपरेशन नहीं हो पाई, तो एक तरफ से ज्यादा आ जाएंगे और एक से नॉर्मल आएगा, तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 21, तो दैट कॉल्स द डाउन सिंड्रोम, ओके। सेकेंड वन इज द एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, इसको बोलते हैं 18 ट्राइसोमी। ट्राइसोमिक डिप्लॉयड वर्ड यूज किया था, ट्राइसोमी मतलब 18 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, वो भी किस वजह से, बोलो, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द नॉन डिस्टिंक्शन, ओके। उसके बाद थर्ड आता है पेटाउ सिंड्रोम, ओके, दैट इज 13 ट्राइसोमी, इसमें 13 क्रोमोसोम, सभी देखो ऑटोसोमी है ना, 13 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक। उसके बाद क्राइडुचैट सिंड्रोम, क्राइडुचैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, सॉरी 5 है, ठीक है, विच वन, क्रोमोसोम नंबर 5, क्या बताया था इसमें क्राइडुचैट में, हमने यहाँ पे बात की कि या तो एनुप्लॉइडी में उसका कोई क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है या फिर उसमें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्राइडुचैट सिंड्रोम में क्या होता है, इस कंडीशन में डिलीशन हो जाती है एक क्रोमोसोम के शॉर्ट टर्म में, एबनॉर्मल हुआ ना वो क्रोमोसोम, तो उससे क्या होगा, वो क्रोमोसोम नंबर 5 एबनॉर्मल बिहेव करेगा। और वैसे तो ये बहुत कम देखा गया है डिसऑर्डर, बहुत रेयर होता है, पर अगर हो जाता है तो उसमें क्राइडू, यानी मैंने बताया था कि कैट लाइक अ क्राई, ठीक है, कैट क्राई का साउंड देगा वो बच्चा जब वो रोता है, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल ट्रांसलोकेशन का बताया ना तुम्हें पीछे मैंने अभी, माइलोजेनस ल्यूकेमिया का, ठीक है, तो वो भी है क्या, रेसिप्रोकल है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9 में इंटरचेंज हो रहा है कुछ जीन्स का, दैट कॉजेज द माइलोजेनस ल्यूकेमिया, ओके। तो दीज आर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर अभी टाइम हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व्हाट इज सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम विच, मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था डिसऑर्डर्स, डिसीज और सिंड्रोम में क्या फर्क है। जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ नजर आए, ठीक है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा सही से, किसी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, तो एक साथ एक इंडिविजुअल में कई सिम्टम्स नजर आए, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंड्रोम, ओके। तो हम यहाँ पे ये कल करेंगे डिसऑर्डर्स को डिटेल में, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो भी मैंने तुम्हें पीछे बताए, ठीक है, इनको हमने डिटेल में करना है। टोटल 5 है,
Down, Edward, Patau tried to chat and Milogenes. Okay. With symptoms, with images, कैसा होता है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम करेंगे. उसके बाद वो सेकेंड टाइप के डिसऑर्डर, ठीक है. उसके बाद कौन से होंगे? दैट इज द एलोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके. सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जिसमें टर्नर सिंड्रोम आता है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम आता है, सुपर मेल, सुपर फीमेल्स. ओके. दीज क्रोमोसोम, abnormal chromosome is the allosomes. Okay, allosomes. ओके, क्लियर हो गया. तो इसमें भी कम ज्यादा होगा, एनिप्लॉइडी होगी. ठीक है, कम ज्यादा होंगे, इनको हम फिर आगे डिटेल में करेंगे. ठीक है, समझ गए. उसके बाद है दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. Mendelian disorders that is related to genes which is present on the autosome. इसमें पहले हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल, ठीक है, फिर उसके बाद एलोसोमल. ठीक है. जीन म्यूटेशन इन द ऑटोसोम, ठीक है, दैट इज ऑफ टू टाइप. वन इज द डोमिनेंट जीन एंड अदर वन इज रिसेसिव. ठीक है, रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों में. अब जो तुम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, है ना, तो वो एग्जांपल है तो सही, दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. और ये भी पता कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन का भी है. अगर आपसे पूछा जाए कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, तो सिकल सेल एनीमिया में एक बेस के चेंज होने से एक अलग तरह का न्यूक्लियोटाइड बन, एक अलग तरह का एक्सप्रेशन आता है जीन का, जिसकी वजह से उसमें सेल की शेप जो होती है, मैं आपको नाम बताती हूँ. क्रोमोसोम, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जीन्स हैं, पेप्टाइड जीन्स, पेप्टाइड जीन्स बोल रही हूँ ना, मतलब जो पेप्टाइड बना रही है. वन इज द वेलिन. वेलिन इज द नेम ऑफ द अमीनो एसिड. ठीक है, ध्यान से समझें. तीन न्यूक्लियोटाइड, बेटा अपना कैमरा ऑन करो. तीन न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं. ऑन करो ना, टर्न ऑन योर कैमरा. 3 nucleotides codes one amino acid. Another 3 nucleotides codes the another amino acid. And the another 3, next 3 nucleotides codes the another amino acid. And amino acids joins with each other with the help of peptide bond. If the many amino acids connect with peptide bond, that is called the polypeptide chain. Okay, and polypeptide chains forms the proteins. That proteins maybe act as a enzyme, maybe act as a hormone, and maybe act as a only act as a protein. ठीक है. अब यहाँ पे मैं जो नेम लिख रही हूँ वो मैं नेम लिख रही हूँ अमाइनो एसिड. वन इज द वैलिन. 3 अमाइनो एसिड ने एक अमाइनो एसिड को कोड किया जिसका नाम है वैलिन. दूसरा अमाइनो एसिड का नाम है हिस्टाडीन. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. फिर ल्यूसिन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, LU. ठीक है. उसके बाद है दैट इज द थ्रीडोनीन, THR. फिर प्रोलीन, ऐसे ही आगे. ठीक है. फिर उसके बाद GLU. दिस इज द सीक्वेंस. ठीक है. इसमें टोटल मैंने कितने लिखे, 7. 4 ऊपर है, नीचे 3 है. ठीक है, टोटल कितने अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हैं, 7. ठीक है. इसमें चेंज आता है सेकंड लास्ट वाले पे, सेकंड लास्ट वाले पे, यानी 6 नंबर. इधर लिख दो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, प्यूरिन, प्रोलीन, GLU, अगेन GLU. ठीक है, दैट इज द ग्लीसिन होता है, ये ग्लाइसिन
मैं इसको चेक करके बताऊंगी GLU कोड्स विच माइनस है। ठीक है, ये कितने लिखे हैं मैंने? 7 लिखे हैं। समझ आ गया? लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ गया वेलिन। GLU की जगह जैसे 6 नंबर वाला है वहाँ पे वेलिन आ जाता है। और वेलिन को कोड करने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है ना, मैं उनको लिख रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल वाले में क्या था? GLU को कोड करने के लिए CTC। CTC के वो लिखो, बताओ जरा मुझे कि क्या कंपेयर नाइट्रोजनस बेस क्या रहेंगे? मतलब ये जो जब मैसेंजर RNA बनाएगा तो क्या आएगा? नहीं समझ आ रहा, ये बताओ इसके सामने क्या जुड़ेगा? सी के सामने जी, जी, टी के सामने ए। ए, ठीक है, जो 6th नंबर वाला है, मैं बाकी का नहीं बता रही हूँ, जिस जगह पे म्यूटेशन हुई है मैं उसका कोड बता रही हूँ। DNA की सीक्वेंस ये है बेटा। ठीक है, उस सीक्वेंस पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ऑब्वियस है कि ऑपोजिट स्ट्रैंड पे ये रहेगा, यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, GAG। ओके ओके, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर कोड करेगा ग्लूसीन को, GLU को। जबकि जो हीमोग्लोबिन जिसमें सिकल सेल शेप आती है उसमें क्या होता है? T की जगह A आ जाता है। गलत हो गया ना? पेयर तो सही है, पेयर तो सही है, पर सीक्वेंस में CAC फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? GTG। चेंज हो गया ना यहाँ पे? हुआ कि नहीं? जहाँ पे ऊपर ए था यहाँ पे नीचे टी हो गया, थाइमिन हो गया। तो अब पता है ये क्या कोड करेगा? GTG GTG कोड्स व्हाट? कोड्स द वैलिन। तो देखो, एक बेस के बदलने से वो एक ऐसे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है जो उस सीक्वेंस में हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। बात समझ आई? माइनर सा चेंज इतना बड़ा बदलाव ला रहा है उसमें। ठीक है, या फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अमाइनो एसिड जो नॉर्मल में ग्लूसीन GLU होता है उसमें वलीन आ जाता है, जिससे जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप का बनेगा। मतलब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होगा तो सेल की, रेड ब्लड सेल की शेप कैसी रहेगी? सिकल शेप। ठीक है, मैं अभी अभी होमोजाइगस वगैरह नहीं बोल रही हूँ, मैं सिंपल नॉर्मल बताया। ठीक है, so that is the point mutation. That is what point mutation. अब ये रिसेसिव डिसऑर्डर्स लिखे हैं जो पेयर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा तभी वो अबनॉर्मल होगा। ठीक है, अल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टे सच डिसीज, गोशर डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये सब ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन की वजह से। ओके, these are important disorders जो पेपर में एक ना एक तो जरूर आएगा। ठीक है, तो भाई वहीं पे डोमिनेंट भी तो है। ठीक है, डोमिनेंट भी करेंगे। डोमिनेंट में है एक कॉन्ड्रोप्लासिया। ठीक है, पोलीडेक्टाइली तुम लोगों ने देखा हुआ है, कुछ लोगों की देखा है कि नहीं? एक्स्ट्रा डिजिट हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं एक, तो वो पता क्या है? वो एक जीन म्यूटेशन की वजह से आ रहा है। और वो भी कौन सी? डोमिनेंट ट्रेड। और डोमिनेंट ट्रेड में इस डिसऑर्डर का नाम है पॉलीडेक्टाइल। पॉली मीन्स मेनी, डेक्टाइल वर्ड मतलब डिजिट। अगर ज्यादा टो, एक्स्ट्रा टो हो या एक्स्ट्रा डिजिट हो तो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। एक्स्ट्रा टो आ जाए, एक्स्ट्रा डिजिट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर है वो एक डिसऑर्डर है।
तो दैट इज द dominant disorder, that is the autosomal dominant disorder. Okay, that is the gene mutation, but वो भी कौन सी, autosomal and dominant trait वाली. Okay, Huntington chorea disease, that is also the example of dominant trait. ठीक है, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, ये कुछ मैं नेम बता रही हूँ जो हम डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, अल्जाइमर डिसीज. ठीक है, अब वहीं पे अगर जीन म्यूटेशन ऑटोसोम पे हो रही है तो ऑटोसोम डोमिनेंट या रिसेसिव. अब जब ड्रोसोफिला का हमने किया था ना रेड आई वाला. ठीक है, तो चलो कैरेक्टर के लिए, पर यहाँ पे भी अब हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन इन द सेक्स क्रोमोसोम जिसमें हेमोफिलिया आता है. ठीक है, हेमोफिलिया दैट इज आल्सो रिलेटेड विद हेमोग्लोबिन और ब्लड डिसीज है ये भी एक. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की होगी. ठीक है, उसके बाद आता है नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जीन म्यूटेशन इन द एलोसोम. ओके, और जीन म्यूटेशन इन द ऑटोसोम जो पीछे हमने बताई जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पढ़ेंगे. जबकि जीन म्यूटेशन इन द एलोसोम क्रोमोसोम हेमोफिलिया, ठीक है, वहां पे हम डोमिनेंट रिसेसिव नहीं पढ़